अब अगला इंडिकेटर है हमारा इंडिकेटर नंबर 18, परसेंटेज ऑफ पेशेंट हु रिसीव्ड appropriate prophylactic antibiotic within the specified time frame। सो ये हमारा इंडिकेटर है, प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक एप्रोप्रिएट पेशेंट को दिया गया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो हम क्या बोलते हैं स्पेसिफाइड टाइम क्या है, विद इन 60 मिनट। तो 60 मिनट्स के भीतर पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया गया या नहीं दिया गया सर्जरी से पहले, उस डेटा को हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज जैसे साफ साफ लिखा हुआ है, तो परसेंटेज जहाँ लिखा हुआ वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। रेट में कभी कभी है, कभी उसको 1000 में निकाल रहे हैं, कभी कभी हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। तो परसेंटेज वाले का इसका यूनिट हम परसेंटेज में निकालेंगे, डेटा मंथली ही होगा हमारा। अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ पेशेंट हु रिसीव्ड एप्रोप्रिएट प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वेंट सर्जरीज इन ओटी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो कितने पेशेंट्स की सर्जरी हुई ओटी में, वो डेटा हमारा डिनोमिनेटर होगा। न्यूमिनेटर में क्या होगा, कितने पेशेंट्स को हमने विद इन टाइम फ्रेम प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक दिया। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं रिसोर्स की। सो रिसोर्स क्या होगा इसका, इसके लिए आप कोई रिकॉर्ड रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करे जाते हैं ओटी में, जिसमें यह मेंशन किया जाता है कि पेशेंट का सर्जरी टाइम क्या है, कितने बजे सर्जरी स्टार्ट हुई, और प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइम क्या है। तो उसका टाइम और इसका टाइम, इसका गैप निकालते हैं, फिर हम टेट भी बोल सकते हो आप। तो कितना आपका टाइम लगा उसमें, वो टाइम आपका यहाँ पर नोट हो जाता है। तो अगर वो टाइम इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करके, मान लीजिए पेशेंट की सर्जरी हुई 10:30 पे 10:30 AM, और उसको प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक मान लीजिए दिया गया 9:15 AM पर, तो ये 1 आवर से 60 मिनट से ज़्यादा हो गया। 10:15 तक हो जाना चाहिए था, तो 1 आवर 15 मिनट्स हो गए। तो इसका मतलब विद इन टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, लेट हो गए। दूसरा केस है, मान लीजिए पेशेंट की सर्जरी होनी थी 10:40 AM पे, और उसको एंटीबायोटिक दिया गया 10 AM पर, तो यहाँ पर कितना 40 मिनट्स। तो ये हो गया प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक विद इन टाइम फ्रेम दिया गया। ठीक है, तो आपको जहां पर टाइम पर नहीं दिया गया वो आपका डेटा माइनस हो जाएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर में से, और जहां पर टाइमली दिया गया वो आपका यहां पर मेंशन होगा, उतने पेशेंट्स का डेटा यहां पर मेंशन हो जाएगा। तो एक तो यहां से डेफिशिएंसी पता लग जाएगी। दूसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बात है, वो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, इस इंडिकेटर को गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो बहुत ही सीक्रेट बात एक तरीके से समझ लीजिए आप, सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं इस इंडिकेटर का। वो सीक्रेट ये है कि कुछ ऐसे केसेस हैं आपके जिसमें आपको एंटीबायोटिक देने का इंडिकेशन ही नहीं है। जैसे कोई क्लीन सर्जरी है,
क्या आपको उन केसेज को जहां पर इंडिकेशन ही नहीं है, एंटीबायोटिक देना ही नहीं है, उन केस को यहां पर ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उन केसेज को भी आप यहां पर न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, भले ही आपने उसको एंटीबायोटिक नहीं दिया, क्योंकि बात हो रही है एप्रोप्रिएटनेस की। तो एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो यहां पर ऐड हो जाएगा, एप्रोप्रिएट नहीं है मतलब एंटीबायोटिक नहीं देना है तो भी यहां पर ऐड हो जाएगा। अब दूसरी चीज निकल के आती है, इनएप्रोप्रिएट क्या है फिर? इनएप्रोप्रिएट ये है कि अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं देना था, उसका इंडिकेशन नहीं था, क्लीन सर्जरी थी, फिर भी उसको एंटीबायोटिक दे दिया, ये इनएप्रोप्रिएट प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक हो गया। तो वो डेटा यहां पर आप ऐड ऑन नहीं करेंगे, वो आपका इससे हट जाएगा डेटा, ठीक है। तो उस डेटा को भी आपको कैप्चर करना है कि इनएप्रोप्रिएट प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक तो नहीं दिए गए, क्लीन है सर्जरी, इंडिकेशन नहीं है, फिर भी एंटीबायोटिक दिया गया तो वो इनएप्रोप्रिएट हो गया। इस डेटा को भी आपको कैप्चर करना है। और जहां पर डिले हो गया, टाइम फ्रेम के अंदर अंदर नहीं दिया गया, वो भी आपका यहां से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जो सर्जरीज आपकी क्लीन है, आपको एंटीबायोटिक नहीं देना है, रिकमेंडेड नहीं है वहां पर, उसको आपको यहां पर ऐड करना है। ये मैं आपको स्पेसिफिक सीक्रेट बता रहा हूं जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। जस्ट वो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, कितने को दिया कितनों को नहीं दिया, इंडिकेशन नहीं था तो उस डेटा को हटा ही देते हैं, फिर उसका जस्टिफिकेशन दे देते हैं इन पेशेंट्स को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर क्लीन सर्जरी थी, इंडिकेशन नहीं था। तो फिर हम डेटा को गलत तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। इसीलिए बात करते हैं बार बार पे वैलिडेशन की। अपने डेटा को वैलिडेशन करो। क्वालिटी मैनेजर की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो उनको खुद को पता हो कि इंडिकेटर की डिमांड क्या है, और जब वो खुद पढ़ लेंगे, खुद उनको समझ में आ जाएगा, तो फिर वो क्या करना है, उनको जो डेटा स्टाफ आपको दे रहा है, ओटी की टीम दे रही है, उसको वैलिडेट करना है कि डेटा करेक्ट है कि नहीं है, क्या वो इन सारे एस्पेक्ट्स को जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेंचमार्क की। सो बेंचमार्क क्या होगा? अगेन आपका पास्ट डेटा, अपना 5-6 महीने का कम से कम डेटा को आप कैप्चर करिए। अगर आपका कोई बेंचमार्क नहीं बना हुआ है अभी तक तो डेटा कैप्चर करिए, और जो आपका एवरेज आए उसके हिसाब से आप अपना बेंचमार्क बना लीजिए। 100% है कंप्लायंस है तो आप 100% लिख दीजिए, उसको आपको मेंटेन करना है। अगर आप कहते हो कि नहीं 90% है तो आपका टारगेट हो सकता है कि अभी 95%, फिर हम 100 पे जाएंगे। तो इस तरीके से करके आप अपना बेंचमार्क डेवलप कर सकते हो। इसमें कोई डाउट? चलो।